हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नए चैप्टर के साथ अपना इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चैप्टर का नाम है हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन की पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। ये जो हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो पीरियोडिक टेबल में किस आधार पे कहाँ रखा गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो इसकी पोजीशन होती है पीरियोडिक टेबल में, हमें कुछ इस प्रकार मिलती है कि ये फर्स्ट ग्रुप है इस ब्लॉक का, जिसमें कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारे तो लिखे हुए रहते हैं। बस हाइड्रोजन भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन ये एक अलग ब्लॉक में एक अलग बॉक्स बना के लिखा हुआ रहता है। ऐसे में कोई पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे कि ग्रुप 17 के ऊपर पी ब्लॉक में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैंडिन के ऊपर ये एक सेपरेट बॉक्स बना के ये एच लिखा हुआ रहता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि इसमें किन किन कारणों से इसे हम यहाँ रख सकते हैं और यहाँ रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले ये जो H है अपना ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इलेक्ट्रोलाइट मेटल जैसा नेचर शो करता है, इसका फर्स्ट। और दूसरा रीज़न, ये H अपना नेगेटिव मतलब H माइनस लाइक हेलोजन, जैसे कि हेलोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उस प्रकार ये H माइनस भी बन सकता है। और इसका एक और कारण है कि जैसे कि हेलोजन, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, जो कि हमेशा एग्जिस्ट करते हैं F2Cl2 के फॉर्म में, F2Cl2 के फॉर्म में, इसी प्रकार हाइड्रोजन भी डाइहाइड्रोजन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और इसको ग्रुप 1 में रखने का एक और रीज़न है क्योंकि ये NS1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। NS1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। इसका एक ये भी कारण है क्योंकि इसको इसमें रखा जाता है। और दूसरा, ये जो आपका जो H है, H आपका जैसे कि हेलोजन, जैसे कि हमारे जो हेलोजन है फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट को जिस तरह से कंबाइन करते हैं, उसी प्रकार हाइड्रोजन में से कम, जैसे कि Li और F बनाते हैं LiF, NaCl बनाते हैं NaCl। और तो उसी प्रकार जो हमारा हाइड्रोजन है वह भी LiH बनाता है, NaH बनाता है, ऐसे वो हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे ये लोग हैलाइड बनाते हैं वैसे हाइड्रोजन हाइड्राइड बनाता है। तो ये तो हो गया कि पोजीशन किसको पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखा गया है, दोनों जगह पे क्यों रखा जाता है, रीज़न भी पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे नेचर में जो हाइड्रोजन किस प्रकार को मिलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अक्योरेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो अक्योरेंस ऑफ हाइड्रोजन में तो पहला तो हाइड्रोजन हम लोग को एलिमेंटल फॉर्म में मिलता है और फिर दूसरा आइसोटॉपिक फॉर्म में मिलता है। एलिमेंटल फॉर्म में आपको H2 जो कि डाइहाइड्रोजन इस फॉर्म में मिलता है। और हाइड्रोजन हल्का होने के कारण हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत कम ही पाया जाता है। बाकी आइसोटॉप से इसके होते हैं H1, H12, H13, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। और जो इसमें जो मेन मुद्दा याद करने का है उसमें ट्राइटियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। जी हाँ, हाइड्रोजन का ये ऐसा आइसोटोप है जो कि रेडियो एक्टिव होता है। ये जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट कि जो BaOH2 बोरिक एसिड, इससे हम लोग को 99.99% प्योर हाइड्रोजन ऑब्टेन होता है। ठीक, और बाकी जो है, बाकी जो हमारा 40% हाइड्रोजन जो H2O को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं उससे मिलता है। और 70% हाइड्रोजन हम लोग को केमिकल से मिलता है, पेट्रोकेमिकल्स से, जिससे कि हम लोग को प्राप्त करते हैं। 77% हाइड्रोजन हम लोग को पेट्रोकेमिकल से मिलता है, 40% इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O, और हमारा 99.99% BaOH होल 2 इस कंपाउंड से मिलता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो पहला तो इंडस्ट्रियल मेथड में आप लोग को बहुत सारे, जैसे कि लेन प्रोसेस आएगा, बॉस प्रोसेस आएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर आएगा। तो पहले लेन प्रोसेस में ये आयरन को वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है, जिससे कि हम लोग को Fe3O4+H2 गैस मिलता है। और जो H2O होता है वो ना कोल्ड होता है ना हॉट होता है, ये जो H2O स्टीम के फॉर्म में मिलता है। ये यहाँ पे मेन याद करने का ज़रूरी पॉइंट है कि H2O हम लोग को यहाँ पे स्टीम के फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है? स्टीम के फॉर्म में। और इसमें आयरन के साथ रिएक्ट करवाते हैं वाटर को, जो कि स्टीम फॉर्म में होता है। तो इसका देखिए आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है
ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर ऑक्सीजन का ऐड होना, नहीं, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन, या फिर गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, या फिर लूज ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन इसको मिल रहा है और यहाँ इसका रिडक्शन हो रहा है क्योंकि इससे ऑक्सीजन जा रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन में तो लेन प्रोसेस भी हो गया। अब नेक्स्ट आता है बॉस प्रोसेस। बॉस प्रोसेस में ये देखिए, ये आपका प्रोसेस है, इसमें इतना नहीं, बहुत ही सिंपल है। ये सी जो कार्बन कोक फॉर्म में लिया जाता है, कोक को भी पूरा रेड हॉट रहता है, इसको वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है, किसके प्रेजेंस में? Al2O3 प्लस Cr2O3। इसके मतलब ये कैटालाइसिस का काम करते हैं, इसके प्रेजेंस में दोनों का रिएक्शन होता है तो CO प्लस H2, जिसको कि सिन गैस वाटर गैस का ये मेन है, CO प्लस H2। एग्जाम में कई बार पूछ दिया जाता है कि सिन गैस क्या है। सिन गैस CO प्लस H2 को सिन गैस कहते हैं, इसी को वाटर गैस भी कहते हैं। और ये हम लोग को कब प्राप्त होता है? जो ये प्रोसेस हुआ यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस, इसको कहते हैं कोल गैसिफिकेशन, जो कहते हैं कोल गैसिफिकेशन। वहाँ पर जो सिन गैस आता है इसको NiCO4 या फिर NH4OH प्लस C2Cl के साथ रिएक्ट करवाते हैं। इसलिए रिएक्ट करवाते हैं ना कि जो ये तुम्हारा आपका जो Cu2Cl2 ये है, ये CO को ऑब्जर्व कर लेता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है इसको ये ऑब्जर्व कर लेता है, तो हमारे पास H2 मिल जाता है। और यहाँ पे जो हम लोग निकल के साथ इसलिए करवाते हैं क्योंकि निकल के पास टेंडेंसी होता है, मतलब ये दोनों इसीलिए करवाए जाते हैं क्योंकि दोनों के पास टेंडेंसी होता है कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑब्जर्व करने का। मतलब कोक का रिएक्शन कब आया? हम लोग के पास सिन गैस आया, सिन गैस को ये दोनों में से किसी एक से भी रिएक्शन करवाएं जिससे कि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑब्जर्व हो गया, फिर हमारे पास हाइड्रोजन मिल गया। और आपको एक चीज़ और, जैसे कि और ये CO2 को KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो भी आपको CO2 को ऑब्जर्व कर लेता है, लेकिन यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑब्जर्व करवाना है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल मेथड का वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर या फिर एसिडिफाइड वाटर। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ तो आप लोग तो शायद जानते भी होंगे करना। ये आपका पानी है, ये जो वाटर होता है ये एसिडिफाइड, मतलब कुछ एसिड डाले जाते हैं, ये एसिडिफाइड वाटर हो गया। और फिर यहाँ पे निकल का मतलब ये सब प्लेट डाला जाता है और कैथोड एनोड से कनेक्ट किया जाता है। और फिर यहाँ पे जो वाटर अंदर का जो वाटर रहता है, फिर वही आपका उसमें जब इलेक्ट्रिक पास करते हैं तो जो ये H2O होता है ये H और OH में टूट जाता है। तो H देखिए, H पॉजिटिव चार्ज है, अब पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव की ओर जाता है और नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव की ओर जाता है। तो जो H प्लस है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो हमेशा नेगेटिव चार्ज कौन है? कैथोड प्लेट, तो ये हमेशा कैथोड के पास जाएगा, कैथोड के पास जाएगा ये यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग को ये मिल जाएगा। और जो एनोड पे OH गया, OH एनोड पे गया, ये रहा। तो फिर यहाँ पे इसको H2O2 के साथ रिएक्शन कराया जाता है, जैसे कि हम लोग को मिलता है H2O प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये अपना एक अलग प्रोसेस है। यहाँ पे हम लोग को तो हाइड्रोजन गैस मिल गया और हम लोग को इलेक्ट्रोलाइसिस से कितना मिलता है? मात्र 40%। तो ऊपर अभी हम लोग देख चुके हैं, इससे मिलता है हम लोग को 14%। और नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम नेचुरल गैस, मतलब इंडस्ट्रियल मेथड में ही नेचुरल गैस, जैसे कि आपका ये मीथेन है, मीथेन को कम O2 से रिएक्ट करवाएंगे और यहाँ पे जो निकल और क्रोमियम आपका कैटालिस्ट का काम करता है, जहाँ से कि आपको CO प्लस H2 आपको यहाँ पे गैस के फॉर्म में मिल जाएगा। तो यहाँ से भी आपको H2 मिल गया। तो हम लोग को इंडस्ट्रियल मेथड में कितने प्रोसेस पढ़े? एक लेन प्रोसेस, दूसरा बॉस प्रोसेस, और फिर तीसरा इलेक्ट्रोलाइसिस वाला, और चौथा नेचुरल गैस। जिसमें से कि पहला लेन में हम लोगों ने आयरन को H2O के साथ रिएक्शन करा स्टीम के फॉर्म में, फिर दूसरा में जो कोल था, कोल को हम लोग Al2O3 प्लस Cr2O3 के फॉर्म के प्रेजेंस में H2O के साथ रिएक्शन करवाएं। फिर हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जो कि निकल प्लेटिनियम का इलेक्ट्रोड लगा के उसका रिएक्शन करवाएं। अब नेक्स्ट आता है लैब मेथड। लैब मेथड तो बहुत ईजी है, मेटल और एसिड। अब तो शायद 9th या 10th में पढ़े होंगे कि जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, जैसे कि Mn प्लस H2SO4, तो MnSO4 प्लस H2 गैस, Fe प्लस FCl2,
प्लस हाइड्रोजन गैस, ये हो गया। अब नेक्स्ट है एम्फोटेरिक मेटल। तो एम्फोटेरिक मेटल के बारे में जानते होंगे कि जो ऐसा जो कि बेस के साथ भी रिएक्ट करता है और एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है। ऊपर हम लोग क्या पढ़े कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके H2 निकालता है। तो एम्फोटेरिक मेटल जो ये ऐसा मेटल होता है जो कि एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ भी। तो जैसे कि आपका S ब्लॉक में बेरिलियम आता है, जो S ब्लॉक होता है ना उसमें जो बेरिलियम है सेकंड ग्रुप में ये आता है, ये एम्फोटेरिक मेथड है। D ब्लॉक में आपका क्रोमियम और जिंक हो गया, और P ब्लॉक में ये तीनों हो गए, एल्युमिनियम, Pb, Sn, जिसको ये मतलब हो गया, ये तीनों सब एम्फोटेरिक मेटल होते हैं। तो जैसे कि सबका इधर रिएक्शन में लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। जैसे कि Zn को HCl से मिला तो ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस मिला, ये एसिड था। अब इसी को बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिला, Na2ZnO2 प्लस H2 गैस, क्योंकि सोडियम जिंकेट कहते हैं, तो यहाँ से भी हम लोग को मिल गया। नेक्स्ट एल्युमिनियम का तो ऊपर ही पढ़ चुके हैं, ठीक। अब देखिए एल्युमिनियम का हम लोग बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो देखिए जब हम लोग एल्युमिनियम को बेस के साथ रिएक्शन करवाएं तो NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस मिला, और इसको कहते हैं एनोएंस मेथड, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ H2। मतलब ये जो मेथड है इसको एनोएंस मेथड कहते हैं, जिससे कि हम लोग को प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ H2 मिलता है। ये याद करना जरूरी है। अब नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, मीन्स कितने टाइप के हाइड्रोजन होते हैं। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन में 3 तरह के होते हैं, एक एटॉमिक हाइड्रोजन, दूसरा नेसेंट हाइड्रोजन, तीसरा डाइहाइड्रोजन। और डाइहाइड्रोजन के 2 टाइप होते हैं, ऑर्थो हाइड्रोजन और पारा हाइड्रोजन। तो एटॉमिक हाइड्रोजन H, जो कि जानते हैं एटॉमिक में सिंगल H, और ये जो H होता है काफ़ी लंबे समय तक फ्री स्टेट में नहीं रहता है, ये बहुत ही एक्टिव हाइड्रोजन होता है, इसलिए जल्दी आपको मिलेगा भी नहीं। और ये हम लोग को कैसे प्राप्त होता है, जो हाइड्रोजन गैस होता है, जो डाइहाइड्रोजन गैस होता है, इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में डालकर इसको मतलब इसके बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है, जिससे कि हम लोग को एटॉमिक हाइड्रोजन मिल जाता है, जो कि बहुत ही एक्टिव होता है, और इसे हम लोग ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते हैं, तो तुरंत ही किसी साथ रिएक्ट करके अलग कंपाउंड बना लेगा। नेक्स्ट है आपका नेसेंट हाइड्रोजन। ये भी बहुत रिएक्टिव होता है, बहुत। देखिए सिंगल, जैसे कि ये सिंगल H एटम है, ये जो आपका एटॉमिक हाइड्रोजन था उससे भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए Zn प्लस HOAC मतलब ये एक कंपाउंड है, इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हम लोग को ये कंपाउंड मिलेगा, साथ में ये नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगा, जो कि बहुत ही भारी रिएक्टिव होता है। ये भी आपको नेचर में कभी नहीं मिलेगा, इसको आप लैब में ही बना सकते हैं, लैब ही बनाएंगे उसको और प्योरेस्ट फॉर्म में देखा जाता है, नहीं तो बहुत लिटिल समय के लिए आप देख सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा भी इसको कुछ भी मिल गया तुरंत रिएक्ट करके अलग कंपाउंड बना लेगा। नेक्स्ट आता है डाइहाइड्रोजन, जिससे कि इसको एलिमेंटल हाइड्रोजन भी कहते हैं, और अभी सब जगह हम लोग वही यूज करते हैं H2 के फॉर्म में। और डाइहाइड्रोजन 2 टाइप का होता है, ऑर्थो हाइड्रोजन, पारा हाइड्रोजन, ठीक। और ऑर्थो और पारा हाइड्रोजन दोनों में मेन डिफरेंस है इन दोनों को लेकर, न्यूक्लियर स्पिन को लेकर। देखिए ऑर्थो में ये आपका 2 हाइड्रोजन एटम है, इन दोनों में स्पिन सेम साइड है, अगर दोनों में एंटी क्लॉकवाइज भी होगा तो सेम होगा, दोनों एंटी क्लॉकवाइज होंगे, अगर क्लॉकवाइज भी होगा तो दोनों क्लॉकवाइज होंगे। लेकिन पारा में एक एंटी होगा तो एक क्लॉकवाइज होगा, एक क्लॉकवाइज होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब हमेशा एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे। यहाँ पे दोनों हमेशा एक ही डायरेक्शन, अगर दोनों मान लें सोच लें कि नहीं हम एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे, दोनों एंटी क्लॉकवाइज में ही चलेंगे, और इसलिए यहाँ पे आप इनका नेट USP इक्वल टू 0, यहाँ पे U मतलब न्यूक्लियर स्पिन, इनका 0, इनका नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब मतलब न्यूक्लियर स्पिन नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि डायपोल, इनका जो डायपोल मोमेंट अभी आप लोग पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग में, नहीं पढ़े तो उस पर भी एक आधो लेक्चर बन जाएगा डायपोल मोमेंट पे सेपरेटली। तो ये जो इनका जो डायपोल मोमेंट होता है ये नॉट इक्वल टू 0 होता है, लेकिन इनका 0 होता है डायपोल मोमेंट, ठीक। तो आगे इनका और कंपैरिजन देखते हैं। तो कंपैरिजन देखिए, ऑर्थो हाइड्रोजन में बोथ स्पिन आर इन सेम डायरेक्शन करने का मतलब है अगर क्लॉकवाइज चलेगा तो दोनों क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज। और डायपोल इज नेवर 0, डायपोल कभी भी 0 नहीं होगा।
और रिलेटिवली मोर स्टेबल। रिलेटिवली मोर स्टेबल करने का मतलब किसके रिलेटिव में, जो पारा हाइड्रोजन होते हैं उसके रिलेटिव में ये मोर स्टेबल होते हैं, और इनमें जो कंडक्टिंग की पावर होती है वो कम होती है। स्टेबल तो खूब है, तो स्टेबल बहुत है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन इनका फ्री नहीं होगा, फ्री नहीं होगा तो इनमें कंडक्टिंग लेस होगा। लेकिन कंडक्शन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो कंडक्शन होता है, अगर इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करे तो कंडक्शन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा मीन्स में मोर स्टेबल है। ठीक, अब नेक्स्ट है पैरा हाइड्रोजन। पैरा हाइड्रोजन में अपोजिट न्यूक्लियर स्पिन होता है, मतलब एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, अगर दूसरा एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज तो वो क्लॉकवाइज ऐसे। और ये इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है, और ये लेस स्टेबल होते हैं इसके कंपैरिजन, ऑर्थो हाइड्रोजन के कंपैरिजन लेस स्टेबल होते हैं, और इनका जो डायपोल मूवमेंट होता है वो 0 होता है। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। तो कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड का कलर पेल ब्लू लिक्विड होता है, इसका कलर पेल ब्लू लिक्विड। हाइड्रोजन परऑक्साइड का कलर क्या होता है, पेल ब्लू, पेल ब्लू, PALE, पेल ब्लू लिक्विड। ठीक, और इसका फार्मूला H2O2। परऑक्साइड है तो उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1। तो इसके प्रिपरेशन के भी मेथड हैं, पहला इंडस्ट्रियल मेथड, फिर लैब मेथड। ठीक, तो पहले एक इंडस्ट्रियल मेथड देखते हैं। इंडस्ट्रियल मेथड में भी बहुत सारा मेथड आता है, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड आता है, लेकिन इसमें ये जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, देखिए यहाँ से भी मार्क भी कर चुके हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, कहीं कहीं बार पूछ दिया जाता है, स्ट्रक्चर दे दिया जाता है। तो देखिए ये स्ट्रक्चर है, 2 बेंजीन रिंग है, यहाँ पे एक रिंग है, साइड साइड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम है 2 एथाइल एंथ्राक्योनिन। इसका क्या नाम है, 2 इथाइल, देखिए 2 इथाइल एंथ्राक्योनिन। तो इसको H2PD के प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करवाते हैं हम, किसके, हाइड्रोजन या फिर प्लेडियम या फिर हाइड्रोजन के प्रेजेंस में इसका हम लोग रिडक्शन करवाते हैं। तो देखिए रिडक्शन मीन्स क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़े, एक यहाँ एक यहाँ, तो इनका तो रिडक्शन हो गया। तो जो इनका रिडक्शन हुआ 2 इथाइल एंथ्राक्योनिन का, तो इससे ये लोग बन गए, देखिए क्या था यहाँ पे, क्योनोन है ना। तो देखिए ONE कब लगता है, ONE कीटोन के फॉर्म में, और फिर यहाँ से ये अल किस में लगता है, किस में लगता है भाई, छोड़िए। तो यहाँ पे 2 इथाइल एंथ्राक्योनल है, नॉल है, तो यहाँ पे देखिए H आके जुड़ गए, OH मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप आके जुड़ गया, तो यहाँ पे ऑल लग जाएगा, इथाइल एंथ्राक्योनॉल हो गया। यहाँ पे इथाइल ब्यूटाइल, मतलब इथाइल या ब्यूटाइल को जो भी आपको लगाने लगा सकते हैं। और फिर देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन था, ये बात गौर कीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन था तो रिडक्शन हुआ। अब हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या ऑक्सीडेशन होगा। जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तब ये फिर से बना देता है 2 इथाइल एंट्राक्योनोन, ये बना देता है, और इसका ऑक्सीडेशन साथ में ये हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बनाता है। देखें पहले सिर्फ ऐसा था, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, रिडक्शन हुआ, रिडक्शन से साइड अल्कोहल आ गया, अल्कोहल ग्रुप, फिर इसका ऑक्सीडेशन हुआ, और फिर ये H2O2 बना दिया, अपना सिर्फ कंपाउंड भी आ गया, साथ में H2O2 भी बना लिया। ठीक, तो ये तो बात हो गया इसका इंडस्ट्रियल मेथड का पहला, कि एक कैसे मतलब, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये कंपाउंड याद रखना, कंपाउंड का नाम, कैसे कब कब ऑक्सीडेशन होता है, किसके प्रेजेंस में, हाइड्रोजन या फिर प्लेटिनम, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे ये इसका दूसरे मेथड से, कि और किस तरह से इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट मेथड है अब इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हम लोग कैसे H2O2 को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कंसनट्रेटेड H2SO4 लो, कंसनट्रेटेड H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओ। इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पे आपको H+ HSO4- मिलेगा। ठीक, कैथोड पे तो H+ ये माइनस चल जाएगा, इसका छोड़ दो, हम लोग को एनोड वाला काम है जो कि पॉजिटिव पे रहेगा, ये तो नेगेटिव है। ठीक, तो 2HSO4 का जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो आपको मिलता है H2S2O8 + 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक,
जिसको कि हम लोग बोलते हैं पर ऑक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड, जिसको मार्शल्स एसिड भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, एस यहाँ पे दो ओ यहाँ पे हैं ऐसे। यहाँ पे परऑक्साइड ऑक्सीजन भी मिलेगा हम लोग को, यहाँ पे ये दोनों परऑक्साइड हैं, परऑक्साइड, इसलिए इसका परऑक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड मिला, इसको कि मार्शल्स एसिड भी कहते हैं। और फिर इस H2SO8 को पानी में डालो, रिएक्ट करवाओ तो आपको मिल जाएगा H2SO4 प्लस H2O2। मतलब कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट किए, H2SO4 को पहले इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं, ये तो अपना चला गया यहाँ कैथोड पे, ये अपने जी आ गए एनोड पे। एनोड पे फिर इनसे इनका ये कंपाउंड बना, और इसे इलेक्ट्रॉन हटा दिया गया, 2 देखिए यहाँ पे 2 किए हैं, यहाँ पे बैलेंस किए हैं, यहाँ पे से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो यहाँ पास परऑक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड आ गया, जिसको कि मार्शल्स एसिड भी कहते हैं। नाम याद रखना जरूरी है। अब इसका हम इधर स्ट्रक्चर भी बना के दिखा चुके हैं। फिर यहाँ पे H2SO8 जो कि H2O बन जाता है, फिर H2SO4 प्लस H2O2 बना देता है, जो कि हमारा जो फाइनल कंपाउंड जिसके लिए हम लोग इतना ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं वो आ गया। ये क्या था, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक, और नेक्स्ट एक और मेथड है इलेक्ट्रोलाइसिस में ही, वो है ये NH4HS4। NH4HS4 इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो हमारे पास ये H भाग जाएगा, H प्लस गया कहाँ पे, कैथोड के पास चला जाएगा, ये हाइड्रोजन रिलेट कर दिया, हो गया। तो यहाँ पे क्या NH4SO4 माइनस आ गया, तो एनोड पे फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर इसका 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, इसको ये भी सेम एज मार्शल्स एसिड की तरह ही रहता है, लेकिन असली मार्शल्स एसिड वही था H2SO8 वाला। तो फिर इसका फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करवा, इससे वाटर के साथ रिएक्ट करवाने से क्या होगा, NH4 होल 2 NH4 होल 2SO4 से प्लस H2O2 हम लोग को मिल जाएगा, मतलब इससे ऑक्सीजन हट जाएगा। यहाँ पे ना H2O जैसे कि सेम टू सेम जहाँ पे उसमें था H2SO8 को वाटर से के साथ रिएक्ट करवाएं तो H2SO4 प्लस H2O2 मिल गया। सेम टू सेम यहाँ पे भी हो जाएगा, NH4 होल 2 H2O8 को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो NH4 होल 2SO4 प्लस H2O2 मिल जाएगा। तो ये तो हो गया कि हम लोग को हाइड्रोजन परऑक्साइड कैसे मिलेगा, प्रिपरेशन पता चल गया कि मतलब कैसे प्रिपेयर करते हैं, नेचुरल मेथड से कैसे प्रिपेयर करते हैं ये तो पता चल गया। तो अब आप देखते हैं कि लैब में इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। लैब में बेरियम ऑक्साइड को डाइल्यूट, जो कि कोल्ड, देखिए मेन है कोल्ड डाइल्यूट, ये दोनों होना चाहिए, H2SO4 साथ में रिएक्ट करवा देंगे तो हम हमारे पास इसको रिएक्ट करवाएंगे तो H2O2, मतलब ये इसके साथ चल जाएगा और ये इसके साथ, तो SO4 पे 2 होता है, Ba2SO4 प्लस H2O2 मिलके सबसे सिंपल। और ये जो BaSO4 PPT बनाता है, प्रेसिपिटेट, किस कलर का, कर्डी वाइट, ये इसका कलर है, कर्डी वाइट कलर का PPT बनाता है BaSO4, और ये H2O2 हमारे पास मिल गया। सेम दूसरा है जिसको कि ऑक्सोन कहते हैं, Na2O2, इसको H2SO4 जो कि डाइल्यूट है उसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये फिर से ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे Na2SO4 प्लस H2O2, सीधा मतलब आयन का एक्सचेंज हो गया, बन गया जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब याद करने का सिंपल तरीका, BaO2 H2SO4 से कराएं तो BaSO4 प्लस H2O2 और Na2O2 के और प्लस H2SO4 से करवाएं तो Na2SO4 प्लस H2O2। मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि आपका लैब मेथड भी कंप्लीट, इनर्शियल मेथड भी कंप्लीट, लैब मेथड भी कंप्लीट। अब आप जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसका जो हम लोग कहते हैं ना, ऐसा होता है स्ट्रक्चर, देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का स्ट्रक्चर, ये किसके अकॉर्डिंग, हाइड्रोजन परऑक्साइड का स्ट्रक्चर भी 2 लोग दिए थे, एक बैनियर स्ट्रक्चर कहा जाता है और दूसरा होता है किंजेट स्ट्रक्चर, ये भी इसके बाद देखेंगे। बैनियर स्ट्रक्चर जो इसको था, इसको ओपन बुक या फिर ओपन लैपटॉप स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ओपन लैपटॉप में देखिए ओ यहाँ पे देखिए, इसमें एक बात और गौर करने का है कि सेम प्लेन में एक OH नहीं है, तो एक AH, दोनों H अलग अलग प्लेन पे हैं, और ये ऐसे बुक टाइप का है। और इसका 2 फॉर्म बनता है, एक जो कि इसका जो होता है 115 डिग्री और यहाँ पे होता है 95 डिग्री एक, और दूसरा होता है 90.2 डिग्री और दूसरा होता है 101.9 डिग्री। तो ये सब बेसिक है याद करने का, तो याद कर लीजिए। तो और नेक्स्ट है हमारा किंजेट स्ट्रक्चर। किंजेट स्ट्रक्चर का ये स्ट्रक्चर होता है, ये आपका
कौन सा बॉन्ड शो करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो करता है ये ऑक्सीजन, क्योंकि देखिए ये अपना तो ये फुल कर लिया, लेकिन अब इसको अपना बनाना है तो इसके साथ अपना ये कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर शो करता है H2O + O, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं इसको। और जो हमारा H2O2 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक, ये अब हमला क्या हो गया, कैसे बनता है ये पता चल गया, कैसा होता है ये पता चल गया। ओपन बुक लाइक, जो कि एक बैनियर स्ट्रक्चर था और दूसरा किंजेट स्ट्रक्चर था। अब पता करते हैं कि इसको हम लोग टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसे करें, मतलब इसका टेस्ट, मतलब इसको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे H2O2 का यूज है, यहाँ पे H2O2 प्रेजेंट है। चलिए अब वे देखते हैं। तो देखिए टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो पहला है इसका K2Cr2O2, ये दूसरा आप इसका देखेंगे Ki, और इसका तीसरा देखेंगे TiSO4। इन सब का यूज करके इसका प्रेजेंस आप लोग को पता चलेगा। देखिए K2Cr2O2 इसका ऑरेंज कलर होता है, कलर मेन बात। देखिए किसी का भी प्रेजेंस सब कैसे पता चलते हैं, उसके प्रॉपर्टी से ही, उसका प्रॉपर्टी में क्या चेंज आ रहा है, उसका कलर में क्या चेंज आ रहा है, तो ये मेन ज़रूरी है। इसको आप H2SO4 + H2O2 के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास बनता है, देखिए स्टेप 1 ऊपर लिखा हुआ है, स्टेप 2 नीचे लिखा हुआ है। तो ये क्या बनता है, K2SO4 CrO6 + H2O बनता है। इसको कहते हैं क्रोमिक पेरोक्साइड, जो कि ब्लू कलर का होता है। ये क्या बन गया, क्रोमिक पेरोक्साइड, जो कि ब्लू कलर का होता है। देखिए ये क्रोमिक पेरोक्साइड हो गया जो कि ब्लू कलर का होता है। ठीक, अब इसमें से CrO6 है, बिल्कुल सॉरी CrO5 है, ये CrO5 है। ठीक, तो CrO5 को फिर H2SO4 से रिएक्ट करवाइएगा तो आपके पास मिलेगा Cr2SO4 Cr2SO4 जिसका कलर ग्रीन होता है, इसलिए मैंने ग्रीन पेन से भी लिखा है, साथ में H2O + ऑक्सीजन। तो इसका प्रेजेंस क्या तक पता चला, K2Cr2O2 जो कि ऑरेंज कलर का था, जब पहली बार इसके प्रेजेंस पर रिएक्शन करवाएं तो हमको ब्लू कलर दिया CrO5 के रूप में। जब उसका दूसरी बार रिएक्शन हुआ, इसमें से जो CrO5 हम लोग को मिला था प्रोडक्ट के रूप में, उसका फिर से हम लोग रिएक्शन करवाएं, उसमें हम लोग को मिला क्रोमियम सल्फेट Cr2SO4 जो कि ग्रीन कलर का था। देखिए ऑरेंज से ब्लू, ब्लू से ग्रीन, 3 तरह का कलर दिया है ना। इसमें लोग ये पता चलता है कि जो H2O2 है यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे H2O2 नहीं रहता तो ब्लू कलर भी नहीं मिलता, पहला। ठीक, अब दूसरा हम लोग टेस्ट करते हैं इसका पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, पोटेशियम आयोडाइड है। हम जैसा बोले थे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, रिड्यूसिंग एजेंट भी है। तो यहाँ पर भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम ये कर रहा है और यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम ये कर रहा है। देखिए कैसे, यहाँ पे ये I है, I का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, यहाँ पे इसका +1 है। तो यहाँ -1 से 0 में चला गया, इट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा, तो ये क्या ऑक्सीडाइज हुआ। ठीक, तो ये यहाँ से ये गया, जब ये I2 जो मेरे पास आयोडीन आ गया, ये तो कहने का मतलब यहाँ पे जो आयोडीन, ये इसको स्टार्च के प्रेजेंस में ये डीप ब्लू कलर शो करता है, या फिर जो स्टार्च है आयोडाइड पेपर को डीप ब्लू में कन्वर्ट करता है। देखिए H2O2 था तभी ना हम पोटेशियम आयोडाइड से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अलग किए और आयोडीन को अलग कर दिए। अगर नहीं रहता तो हम लोग कैसे अलग कर पाते हैं। तो इससे भी प्रेजेंस का पता चलता है कि हाँ भाई कि H2O2 यहाँ भी प्रेजेंट है। इससे भी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे H2O2 प्रेजेंट है या नहीं। तो कोई कंपाउंड है उसमें H2O2 प्रेजेंट है, हमको पता ही नहीं वहाँ पे है या नहीं। यहाँ पे Ki डालें, वहाँ पे जो सॉल्यूशन मिलेगा उसमें स्टार्च का चेक करें। अगर स्टार्च का चेकअप पता चल जाता है तो कि हाँ वहाँ पे आपका H2O2 था। अब नेक्स्ट है आपका TiSO4 तो इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो H2TiO4 बनाएगा प्लस H2SO4 बनाएगा। तो जो ये होता है इसको करते हैं पर टाइटेनिक एसिड, जो कि ऑरेंज कलर का होता है। कलर याद रखिए, ये ऑरेंज कलर का होता है। तो हमको कहीं कोई कंपाउंड दे देगा, बोलेगा भाई पता करो ये कौन सा कंपाउंड है, उसको हम TiSO4 से रिएक्ट करवाएंगे। अगर वो ऑरेंज कलर दे देता है
साथ में एक एसिड जहाँ पे देखिए पर टाइटेनिक एसिड भी मिला और H2SO में सल्फ्यूरिक एसिड भी मिला, तो वहाँ पे 2 तरह का एसिड मिला, तो समझ जाएंगे कि वहाँ पे H2O2 है। ठीक, ये हो गया इसका टेस्ट। तो हम लोग के प्रिपरेशन पढ़ लिए, स्ट्रक्चर पढ़ लिए, टेस्ट पढ़ लिए, अब इसका यूज पढ़ते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट, मतलब किसी भी चीज़ का यूज के लिए ना हम लोग यूज करते हैं उसको जानते हैं। तो यूज ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पहला, अगर कोई पेंटिंग मतलब रिस्टोरिंग द कलर ऑफ ओल्ड पेंटिंग, जैसे कि PbSO4 वाइट पेंट होता है। लीड सल्फेट जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड के कॉन्टेक्ट में, जिसकी एयर में नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, सल्फर भी होता है, सभी चीज़ होते हैं। तो ये लीड सल्फेट के फॉर्म, लीड सल्फेट है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड के कांटेक्ट में आया और ये बन गया लीड सल्फाइड। प्लस यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड आ गया H2SO4, और जो PbS था ये वाइट पेंट से वाइट में ब्लैक में चला गया। अब हमको इसको फिर से ब्लैक से वाइट में लाना है, तो क्या करेंगे, सिंपल, इसको आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास फिर से लीड सल्फेट आ जाएगा और इंड प्रोडक्ट आएगा H2O। देखिए जैसे कि हमारे पास PbS था, इसको H2O2 से रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास PbSO4 आ गया, साथ में H2O आ गया। इस प्रकार हम लोग को पहला पता चल गया कि इसको हम लोग ओल्ड पेंटिंग जो ख़राब हो जाता है उसका उसका कलर रीस्टोरिंग का भी काम करता है। दूसरा काम करता है ये डिसइंफेक्शन का, ये डिसइंफेक्शन का भी काम करता है। ये टेम्पोररी मतलब क्या कहते हैं, परमानेंट डिसइंफेक्ट नहीं करता है, लेकिन टेम्पोररी डिसइंफेक्शन का काम में आता है। और फिर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, रिड्यूसिंग एजेंट भी है। ये सब तो पिछले बार ही हम भी बात कर चुके हैं। जैसे KOH में उसका ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किया। ठीक, और देखिए, और रिड्यूसिंग एजेंट का काम देखिए H2O है तो O2 + 2H4 प्लस में चला गया, तो यहाँ भी ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम किया। तो सीधे सीधे हम लोग को हाइड्रोजन पेरोक्साइड कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे हाइड्राइड देखेंगे, और फिर उसके बाद टेम्पररी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, फिर उसका रिमूवल का प्रोसेस, फिर आगे देखेंगे क्या क्या देखना है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्राइड। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं A + H2, यहाँ पे A आप कंसिडर कर सकते हैं मेटल या फिर नॉन मेटल को। तो मेटल या फिर नॉन मेटल जब भी वह डाइहाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है तो वह हाइड्राइड बनाता है। तो हाइड्राइड 3 तरह से बनाए जा सकते हैं। तो पहला एक आयोनिक सॉल्ट लाइक, दूसरा कोवेलेंट हाइड्राइड, और तीसरा इंटरस्टेशियल हाइड्राइड। तो पहला बात करते हैं आयोनिक सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। तो इसमें जो होता है, इसमें जो आपका जो मेटल होता है, इसमें मतलब जो यहाँ पे हम A लिए थे, मेटल या फिर नॉन मेटल लेना है, तो यहाँ पे आपका जो A होता है वो मेटल होता है। और कौन सा मेटल, एल्कलाइन और अर्थ एल्कलाइन मेटल। अल्कलाइन मेटल कौन सा, मीन्स ग्रुप 1 का मेटल, और ये एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 का मेटल। तो जब ये दोनों ये मतलब ये सब जब हाइड्रोजन से कंबाइन करते हैं तो जो हाइड्राइड बनाता है उसको कहते हैं आयोनिक सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। जैसे कि आप देख सकते हैं NaH, ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्राइड, तो ये आयोनिक सॉल्ट लाइक हाइड्राइड है। MgH2 जो Mg जो ग्रुप 2 का एलिमेंट है। ऐसे में कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, आप लोग बेहतर से समझ सकते हैं। और नेक्स्ट है कोवेलेंट हाइड्राइड। कोवेलेंट हाइड्राइड में जब कोई कंपाउंड हाइड्रोजन से कंबाइन करता है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आयन के फॉर्म में कंबाइन कर रहा है, यहाँ पे Na के पास प्लस चार्ज हो जाएगा, इसके पास माइनस चार्ज है। ठीक, लेकिन यहाँ पे ये लोग एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, AlH3 Al2H6 BeS2 होल 2, फिर ऐसे ये सोन बनते जाएंगे। तो यहाँ पे ये कोवेलेंट हाइड्राइड बना रहे हैं। और जो इंटरस्टेशियल हाइड्राइड होता है, तो पहले समझिए इंटरस्टेशियल हाइड्राइड होता क्या है। कंपाउंड्स आर नॉट फॉर्म्ड बाय रिएक्शन वेयर हाइड्राइड शेड इन voids or gaps प्रेजेंट इन ट्रांजिशन मेटल। तो इसमें कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता है, जैसे कि ऊपर हम लोग रिएक्शन देखें तो उस तरह का कोई रिएक्शन नहीं होता है। देखिए इसमें होता ये, जैसे कि आप कॉटन और पानी का आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि जो कॉटन होता है, जैसे कि ये कॉटन है, उसको पानी में डाल दे तो क्या होता है, कॉटन पानी मिक्स हो नहीं जाता है, लेकिन जो कॉटन के अंदर जो गैप्स होते हैं उसमें पानी बैठ जाता है। जैसे कि कॉटन का ऐसे ये गैप्स है, तो इसमें पानी आके ऐसे यहाँ पे बैठ जाता है। सेम चीज़ इसमें भी होता है, मेटल ऐसे रहता है, इसको बीच में जाके
आगे बैठ जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई कोई फर्दर रिएक्शन नहीं होता है। और ये मेनली कौन करते हैं, ट्रांजिशन मेटल करते हैं। और ये साथ में नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं। जैसे कि यहाँ पे TiH1.44, यहाँ पे कोई स्टोइकियोमेट्रिक नंबर तो है नहीं, यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर है, ठीक। और इसमें क्या है, मतलब हाइड्रोजन एटम इंटर्स इनटू वॉइड्स या फिर गैस, या फिर इसका मतलब जो मेटल के अंदर जो गैप होते हैं, मेटल में जो गैप होते हैं उसमें जाके हाइड्रोजन एटम बैठ जाते हैं और इस तरह से वो इंटरस्टेशियल हाइड्राइड बना लेते हैं, ठीक। ये आपको हाइड्राइड का पता चल गया, आयोनिक सॉल्ट लाइक हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड और इंटरस्टेशियल हाइड्राइड। तो चलिए अब आगे बात करते हैं हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के बारे में। तो देखिए, वाटर जैसे कि दो तरह के होते हैं, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर हम लोग इस बेसिस पे डिफाइन करते हैं कि सॉफ्ट वाटर उसको जो कि रेदर फॉर्म करता है, रेदर मीन्स झाग जिसको कहते हैं, वह बनाता है, उसको सॉफ्ट वाटर कहते हैं। हार्ड वाटर जिसमें कि ऐसा कुछ नहीं बनता है। तो ये हो गया हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, ठीक। तो अब देखिए, जैसे कि ये जैसे कोई भी सोप, ये जो भी मतलब जो भी क्लीनिंग एजेंट होता है, सोप, साबुन, डिटर्जेंट, उसका ये स्ट्रक्चर हो गया। ये आगे हो गया इनऑर्गेनिक पार्ट, पीछे का हो गया ऑर्गेनिक पार्ट, ठीक। इनऑर्गेनिक पार्ट जो कि हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, और हाइड्रोफिलिक कहने का मतलब वाटर लविंग, जिसको कि पानी से प्यार है। और जो पीछे मतलब देखिए, इसको ऐसे देखेंगे तो ये जो आर है, यहाँ पे एक ग्रुप लगता है, ऑर्गेनिक पार्ट है तो बहुत लंबा चेन, यहाँ पे 15 ग्रुप, 15 कार्बन का ग्रुप, 20 कार्बन का ग्रुप, 19 कार्बन का ग्रुप, ऐसे ऐसे इसमें लगता है। तो जो आगे का जो हेड होता है वो वाटर लविंग होता है, और पीछे का जो होता है ये टेल, इसको कि टेल कहते हैं, ये टेल का नाम होता है हाइड्रोफोबिक, और ये हेड का नाम होता है हाइड्रोफिलिक, ठीक। देखिए, नाम इसमें याद करने का सबसे तरीका, फिलिक लंबा लंबा आ रहा है, मतलब इसमें सोचिएगा कि इसमें टेल होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसमें होगा गोल वाला हाइड्रोफिलिक, ये हो गया। और हाइड्रोफोबिक में कहने का इसमें लगता है कि कुछ गोल गोल सा चीज़ होगा, लेकिन नहीं, इसमें होता है जो कि टेल जैसा होता है वो। तो ये हो गया हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक का कहानी, जो कि कौन वाटर लविंग होते हैं, कौन वाटर हेटिंग होते हैं। अब देखिए ये लोग काम कैसे करते हैं, मतलब कोई भी सोप होता है उसका यही स्ट्रक्चर, जैसे कि पाल्मटेट सोप, इसमें 15 कार्बन का चेन होता है, ठीक, ये सब। और सबसे लंबा कार्बन का बनाता है सोप, वो होता है 19 कार्बन का। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर का, तो हार्ड वाटर ऐसे वाटर को कहते हैं जिसके अंदर की कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट पाया जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे कोई हमारे पास पानी है, कोई बोल रहा है ये पानी हार्ड है कि सॉफ्ट है, ऐसा हम लोग तब बता सकते हैं जब अगर हम लोग उसमें देखेंगे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट प्रेजेंट रहेगा तो वह हो जाएगा हार्ड वाटर, अगर नहीं प्रेजेंट रहेगा तो हो जाएगा वह सॉफ्ट वाटर, ठीक। अब देखिए क्लीनिंग एजेंट, मतलब ये देखिए ये हार्ड वाटर है प्लस ये सोप में ये क्या हो गया, ये आपका टेल हो गया, ये आपका हेड हो गया, ये हो गया हाइड्रोफिलिक, ये हो गया हाइड्रोफोबिक। रिएक्शन करके ये Na इधर आ गया, बाहर आ गया, और यहाँ पे RCCO2 Mg वाइट प्रेसिपिटेट। अब देखिए कि कोई भी सोप होता है हार्ड वाटर में काम क्यों नहीं करता है, आप इस रिएक्शन से, आप ये जो रिएक्शन ऊपर में दिया हुआ है इसके आधार आप समझ सकते हैं। ये आपका सोप का फॉर्मूला है, जो आर आपको बोले थे कि कोई भी लंबा ग्रुप, जिसके पाल्मटेट एक सोप होता है, और फिर एस्पैरेट ऐसे करके आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जी RCOO-Na+, ये दिया हुआ एक स्ट्रक्चर है जिसमें कि आगे का इनऑर्गेनिक है, पीछे का ऑर्गेनिक है, ठीक। फिर जब रिएक्शन होता है जो ये कैल्शियम होता है, ये देखिए RCOO2Ca यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये क्या करता है कि जो कैल्शियम सोडियम को डिस्प्लेस कर देता है, सोडियम को बाहर निकाल दिया, और यहाँ पे क्या बना दिया, कैल्शियम RCOO2 का ये ग्रुप बन गया, और Mg RCOO2 का ये बन गया। तो ये दोनों जो होते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम, दोनों सोडियम को रिप्लेस करके अपना कंपाउंड बना लेते हैं, और फिर बाद में ये प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, जैसे कि वाइट PPT बना लिए इसलिए, और क्या कहता है, और रेजर का फॉर्मेशन हो जाता है, और जिसके कारण कि लेदर का फॉर्म नहीं हो पाता है। मतलब क्या हुआ, देखिए अगर ये सिर्फ फ्री रहेगा तो ना, देखिए क्या था, ये वाटर लविंग था, ये वाटर से अटैच होता, और ये वाटर हेटिंग था तो गंदगी से अटैच करके अपना पानी बाहर निकालता। लेकिन क्या हुआ, ये इसी को डिस्प्लेस करके कैल्शियम और मैग्नीशियम आ गया। मतलब जो कैल्शियम का अगर सॉल्ट रहेगा पानी में तो कैल्शियम आ जाएगा, मैग्नीशियम का सॉल्ट रहेगा तो मैग्नीशियम आ जाएगा।
आ गया और फिर इसको एक प्रेसिपिटेट बना दिया जैसे, और वे बैठ गया, जिसके कारण कि लेदर का फॉर्मेशन नहीं हुआ। अब देखिए सॉफ्ट वाटर में क्या होता है। तो देखिए सॉफ्ट वाटर में क्या होता है। सॉफ्ट वाटर में ये पानी में ये घुला RCCO- Na+, जो कि सॉफ्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब इसका कुछ फर्दर रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सोडियम मैग्नीशियम थोड़ी ना है कि जो कि यहाँ पे आके रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके सोडियम को डिस्प्लेस करेगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए मैकेनिज्म समझिए यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे ये वाटर लविंग है, ये वाटर हीटिंग है, मतलब गंदगी से इसको प्यार है और इसको पानी से प्यार है, ठीक। तो ये जाके और साथ में ये दोनों आपस में चिपका हुआ है, ये दोनों आपस में चिपका हुआ है। तो ऐसे इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, मतलब कुछ भी, जैसे कि ये A लड़का है और ये B लड़का है, इसको गंदगी से प्यार है, मतलब इसको G फॉर गंदगी से प्यार है और इसको P फॉर पानी से प्यार है, ठीक। और ये दोनों आपस में ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक। तो अब इसको इससे प्यार है तो ये इसको पकड़ लेगा, ये इसको पकड़ लिया, और इसको पानी से प्यार है तो ये अपना पानी को पकड़ लिया, लेकिन ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक। और इसे पकड़ लिया, और जब आप बाहर निकालिएगा तो ये भी बाहर आ जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा, और ये भी बाहर आ जाएगा। इसलिए जब हम लोग साबुन को पानी में घोलते हैं, उसका जो टेल वाला पार्ट होता है गंदगी से चिपक जाता है, और उसका हेड वाला पार्ट होता है वो पानी से चिपक जाता है। इसलिए जब हम लोग पानी से धोते हैं तो ये तो देखिए, ये इसमें चिपका हुआ है, ये इसमें चिपका हुआ, पानी डालें ये पानी से चिपक गया, अब पानी को बहाएंगे तो गंदगी भी बाहर निकल जाएगा, ठीक। और देखिए, और ये जो टेल है इधर गंदगी को पकड़ा, ये हेड पानी को पकड़ा, जो ऐसा फॉर्मेशन होता है ना, इसी को कहते हैं मिसल्स फॉर्मेशन। यही है आपका मिसल्स फॉर्मेशन। और ये जो एक ही तरह का कॉलाइडल सॉल्वेंट, ऐसे मतलब इसका मतलब कहा जाता है कॉलाइडल सॉल्वेंट एसोसिएटेड कॉल्ड मिसल्स। मतलब जो सीधा समझाएं वही समझिए कि G फॉर गंदगी और A फॉर, अब ये A और B है, ये टेल है, ये आपका हेड है। ये टेल को गंदगी भी पसंद है, गंदगी को पकड़ लिया, और हेड को पानी पसंद है, पानी को पकड़ लिया, लेकिन ये दोनों आपस में शुरू से ही जुड़े हुए हैं। अगर हम पानी को निकालेंगे तो ये भी निकल जाएगा, क्योंकि ये इसको पकड़ के रखा, और ये निकलेगा तो ये भी निकल जाएगा, क्योंकि ये दोनों सूर्य से जुटेड है। और अगर ये निकलेगा तो ये भी इसको पकड़ के रखा है, तो ये भी साथ में निकल जाएगा। तो यहाँ पे सॉफ्ट वाटर का मैकेनिज्म समझ में आई है। लेकिन हार्ड वाटर में क्या था, ये जो ये है इसी को डिस्प्लेस कर देता था, जो कैल्शियम मैग्नीशियम था ये इसी को भगा देता था। अब इसको भगा देगा तो ये किसी से जुड़ा हुआ ही नहीं, गंदगी को पकड़ लिया, और तो गंदगी को पकड़ के तुम रहो बैठल में, गंदगी को बाहर निकालने के लिए इसको बाहर निकालेगा तो ना गंदगी भी बाहर निकालेगा, तो नहीं निकलता, इसलिए वहाँ पे सही उसमें अच्छे से साफ भी नहीं हो पाता है, ठीक। तो हार्ड वाटर पढ़ लिए, तो हार्ड वाटर में क्या बोले, कैल्शियम मैग्नीशियम के कारण हार्ड वाटर बनता है, उसके परसेंट्स में जो सॉल्ट रहता है उसके कारण वो भी पानी हार्ड वाटर हो जाता है। अब देखिए कि हार्डनेस कितनी तरह के होते हैं। तो हार्डनेस सिंपली आपके पास दो तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ हार्डनेस, टेम्पररी हार्ड वाटर और दूसरा होता है परमानेंट हार्ड वाटर। तो परमानेंट हार्ड वाटर में आपको पास ClO4, NO3, SO4, Cl, मतलब ये सबसे एसोसिएटेड ये सबका सॉल्ट रहेगा, ठीक। और टेम्पररी में इसका सॉल्ट रहेगा HCO3 का, उसमें HCO3 प्रेजेंट रहेंगे, और परमानेंट में ये सब प्रेजेंट रहेंगे। इतना जानते हैं हार्डनेस किसी कारण होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट में। तो टेम्पररी में आपका ये आ जाएगा CaHCO3(2), MgHCO3(2), ये सब रहेगा। और परमानेंट में क्या आ जाएगा, CaCl4(2), CaSO4, MgSO4, CaCl2, ये सब रहेगा परमानेंट हार्डनेस। मतलब Ca और Mg हार्डनेस कराएगा, लेकिन टेम्पररी में ये भी, इसमें भी ये रहेगा, इसमें भी रहेगा, लेकिन जो इसका सॉल्ट टेम्पररी कराता है वो ये रहा, इसका सॉल्ट जो परमानेंट हार्डनेस कराता है वो ये रहा, ठीक। आपके पास हार्डनेस आ गया, लेकिन जो पानी हार्ड है उसको हम लोग अपने यूजफुल में भी तो लाना है। तब देखिए हम उसको अब कैसे यूज करते हैं, मतलब इस हार्डनेस को कैसे हटाते हैं। टेम्पररी से भी हटाना देखेंगे और परमानेंट से भी हटाना देखेंगे। तो प्रोसेस है सॉफ्टनिंग प्रोसेस फॉर टेम्पररी हार्डनेस। सॉफ्टनिंग प्रोसेस करने का मतलब है रिमूविंग ऑफ हार्डनेस, मतलब किसी का हार्डनेस को हटा रहे हैं तो उसको सॉफ्ट कर रहे हैं, किसी को सॉफ्ट करना मतलब उससे हार्डनेस को हटाना, ठीक। तो यही हुआ तो सॉफ्टनिंग प्रोसेस फॉर टेम्पररी हार्डनेस। तो इसको हटाने के लिए दो प्रोसेस, पहला फिजिकल प्रोसेस, दूसरा केमिकल प्रोसेस। मतलब टेम्पररी हार्डनेस को कितने तरीके से हटा सकते हैं, पहला फिजिकल, दूसरा केमिकल। तो फिजिकल प्रोसेस में आपका आ गया बॉइलिंग आ गया फिजिकल प्रोसेस। इसमें आपका जैसे कि जो पीछे था HCO3, देखिए जैसे कि हम बना के दिया है CaHCO3(2),
ठीक। इसको आप हीट कीजिएगा, मतलब बॉयल कीजिएगा तो हीट ही देना हुआ। तो इसमें क्या होगा, इसमें CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट वाइट प्रिसिपिटेट बना के बैठ जाएगा और CO2 H2O आपके पास अलग आ जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे Mg, क्योंकि Mg और Ca ही सिर्फ हार्डनेस करता है, अब अगर हम Mg करेंगे तो MgHCO3 होल 2 हो जाएगा। और जिसका फिर बॉइलिंग करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट वो भी PPT बना देगा, प्रिसिपिटेट बना देगा। प्रिसिपिटेट बना के अंदर जम जाएगा, फिर उसको छान के हटा दो। पानी जो मेरे पास वाटर आ गया, साफ पानी आ गया, मतलब हार्डनेस इसमें नहीं रहा, ये भी सॉफ्ट वाटर हो गया, फिर आप इसका यूज कर लो। तो ये फिजिकल प्रोसेस में वही ना हम बोल रहे थे कि ऐसे मतलब इसमें जो सॉल्ट इसको बनाएगा। अब नेक्स्ट आइए, मतलब मेरा कहने का मतलब था कि HCO3, अगर कोई भी कंपाउंड के आगे HCO3 रहे, कोई भी कंपाउंड नहीं, स्पेशली कैल्शियम और मैग्नीशियम के आगे अगर HCO3 है जो कि पानी में डिजोल्व है, समझिए उसमें टेम्प्रेरी हार्डनेस है। अगर कैल्शियम मैग्नीशियम है और लेकिन उसका जो सॉल्ट बना हुआ है सल्फेट के साथ, क्लोरीन के साथ, NO3 के साथ, ClO4 के साथ, तो उस जगह पे परमानेंट हार्डनेस होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है केमिकल प्रोसेस। तो केमिकल प्रोसेस जो है इसको काल्क प्रोसेस करते हैं, मतलब जो प्रोसेस नीचे यहाँ पे दिया गया है उसको काल्क प्रोसेस भी कहते हैं। ये प्रोसेस आपको याद होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि आपके पास जिस भी चीज़ का सॉल्ट रहेगा उसको आप सैलिक्लाइन मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाइए, तो फिर से आपके पास PPT बनेगा और यहाँ पे वाटर बन जाएगा। HCO3 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसके साथ हम रिएक्शन करवाएं। तो मेन क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जाम में कि काल्क प्रोसेस में सीधे पूछ देगा कि इन केमिकल प्रोसेस में जो हम केमिकल प्रोसेस के द्वारा टेम्पररी हार्डनेस रिमूव करते हैं, तो उसमें हम लोग मतलब कौन सा कंपाउंड लेते हैं, उसमें कौन सा नेसेसरी कंपाउंड है। तो इसमें कौन सा नेसेसरी कंपाउंड है, CaOH होल 2, क्योंकि सैलिक्लाइन कभी ऑप्शन में लिखा हुआ रहेगा, सैलिक्लाइन, लाइम वाटर, ये सब लिखा हुआ रहता है, आपको स्लैक्लाइन मारना है। और अगर कंपाउंड का ना दिया हुआ है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। ये बात तो मतलब इसमें ये याद रखना ज़रूरी है, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। ये तो हो गया सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर ऑफ टेम्पररी हार्डनेस। अब हम लोग करते हैं कि सॉफ्टनिंग प्रोसेस फॉर परमानेंट हार्डनेस। इधर देखिए सॉफ्टनिंग प्रोसेस फॉर परमानेंट हार्डनेस क्या होता है। तो पहला तो परमानेंट हार्डनेस तो समझिए कि बहुत ही मजबूत तरह से, उसमें बहुत ही मुश्किल से हटाना पड़ेगा। तो पहला तो है कि इसको आप फिजिकल प्रोसेस से नहीं हटा सकते। पहला है कि आप इसको फिजिकल प्रोसेस से हटा ही नहीं सके। तो अब बचा केमिकल प्रोसेस में आपका एक है वॉशिंग सोडा प्रोसेस, दूसरा है जेडाइट प्रोसेस, और तीसरा है रेजिन मेथड, एंड चौथा है कैल्जोन मेथड। इसमें आपको कैल्जोन मेथड याद रखना जरूरी है। जैसे पूछता कौन सा कंपाउंड यूज हो रहा है, ये सब। और इसको याद करने का तरीका, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, CW रेज, मतलब जैसे सबको याद करने का तरीका। ये कैल्जोन मेथड हो गया, वॉशिंग सोडा मेथड हो गया, रेजिन मेथड, एंड जेडाइट प्रोसेस। ठीक, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बारी बारी से किसमें कैसे कैसे होता है। तो पहला देखते हैं सोडा प्रोसेस में कुछ नहीं, कैल्शियम मैग्नीशियम का कोई भी सॉल्ट है, और तो वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, Na2CO3, ये वॉशिंग सोडा का फार्मूला हो गया। वॉशिंग सोडा का फार्मूला Na2CO3 सॉरी। और यहाँ पे कैल्शियम मैग्नीशियम कोई भी सॉल्ट रहेगा, तो इसके साथ रिएक्ट करके देखिए इसके साथ CaCO3 मतलब वाइट PPT बना देगा और यहाँ पर सोडियम बाहर निकल जाएगा। ये हो गया सोडा प्रोसेस कैसे होता है। और दूसरा जेडाइट प्रोसेस में यहाँ पे जो जेड हुआ ना, ये जेड देखिए आपके पास इतना बड़ा रहता है, एंड ये जो है ऑक्सीजन .Al2O3 होल 4 SiO2 डॉट, यहाँ पे भी जेड करने का मतलब है वो कितना वाटर लेना है, मतलब जितना वो क्रिस्टलाइन करना है उतना वाटर आप लेंगे, वो H2O। ये जो होल को जेड लिया जाता है, इसलिए इतना लंबा नहीं लिखने के लिए सिंपल में इतना लिख सकते हैं। और देखिए जैसा सेम टू सेम है, जैसा सोडा प्रोसेस सेम टू सेम ये भी है। मान लीजिए आप यहाँ पे CO3 की जगह पे जेड लेते हैं यहाँ पे, तो आप क्या लिख सकते हैं, CaZ + Na, सेम टू सेम यहीं पे यहाँ पे Na2Z लिए हैं, Ca है और Mg है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे CaZ या फिर MgZ + Na। ठीक हो गया जेडाइट प्रोसेस।
इसमें यही O ऑक्सीजन डॉट Al2O3 जेड का होता है, जिसको कि हम लोग N2Z लिख लेते हैं, इतना बड़ा नहीं लिखने की जगह पे। आगे इसलिए हम ये भी लिख लें ताकि आपको समझ में आ जाए, कहीं कन्फ्यूजन ना हो। ठीक, अब दूसरा बात करते हैं कैल्जॉन मेथड। ठीक, उस कैल्जॉन मेथड के बारे में बात करते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे रेजिन मेथड के बारे में। तो कैल्गॉन मेथड जैसे कि आप अभी पीछे देखे थे टेम्पररी हार्डनेस में, उसमें जब आप कैल्क प्रोसेस किए थे उसमें आपको CaOH होल्ड टू सैलिक्लाइन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड था। ठीक उसी प्रकार इसमें आपके पास ये कंपाउंड बहुत ही मायने रखता है। ये कंपाउंड Na2 Na4 PO3 होल 6, ये कंपाउंड देखिए, इसको बोलते हैं NaPO3। पहले में हमारे पास ये रहा NaPO3, तो ये कहते हैं सोडियम मेटाफॉस्फेट से हम लोग इसको बनाए सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। कहने का कुछ नहीं है, बस इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, मेटा था 6 कर दिए तो हेक्सा हो गया, तो हो गया सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। अब ये क्या है Na4PO3 होल 6, ये Na2, ये मेरे पास एक कंपाउंड बना, इसके साथ हम इसको रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पे Na2M2, जैसे कि यहाँ पे है ना कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों को हम लोग M कंसिडर किए, मान लेते हैं ये इसको लेट M, तो M तो यहाँ पे हो जाएगा Na2M2PO3 होल 6 प्लस Na प्लस। आपका जो ये फॉर्म बनेगा ये आएगा सॉलिड में, ये याद रखना जरूरी है, ये आपका आएगा सॉलिड में। ठीक, पूछ जाता है कैल्विन प्रोसेस में कि फाइनल, असल तो सॉलिड में तो सब में आ रहा था, इसमें भी सॉलिड आया, बाकी उधर हम लोग देख रहे थे सोडा प्रोसेस में भी वाइट पीपीटी ही आया था। ठीक, कैल्विन मेथड होगी। अब लास्ट आता है आपके पास रेजिन मेथड। ठीक, रेजिन मेथड के बारे में अब बात करते हैं। अब देखिए रेजिन मेथड एक दो तरह, एक होता है एसिडिक रेजिन, दूसरा होता है बेसिक रेजिन। ठीक, अब देखिए सबका कैसे कैसे करते हैं। पहले तो आप एक इक्वेशन देख लीजिए, CaCl2। देखिए अब Cl2 कहाँ से, हम आपको क्या बोले थे कि परमानेंट हार्डनेस वाटर कब होगा, जब कैल्शियम मैग्नीशियम का सॉल्ट उन सारे दिए हुए कंपाउंड के साथ बना हुआ रहेगा। तब कौन कौन सा था, NO3 माइनस था, Cl माइनस था, ClO4 माइनस था, है ना, ये सब कंपाउंड उसी के साथ। देखिए CaCl2 प्लस HR तो ये एसिडिक रेजिन में एडेड है, और ROH तो बेसिक रेजिन हो जाएगा रेजिन। तो देखिए इसमें होता क्या है, एक बीकर लीजिए, यहाँ पे एसिडिक रेजिन डालें और नीचे बेसिक रेजिन डालें। ठीक, अब बीच में यहाँ पे जब आप कुछ डालिए, जैसे कि हार्ड वाटर डालें, हार्ड वाटर CaCl2 डालें, यहाँ पे रिएक्शन किया तो HCl बन गया, CaR2 का प्रेसिपिटेट बन गया। ठीक, तो यहाँ मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे HCl आ जाएगा, और साथ में मेरे पास वाटर भी है, वहाँ पे वाटर भी भर के रखें, बीच में फिल्टर है, मेरे पास क्या आ जाएगा H2O प्लस HCl आ गया। अब हम इस HCl का क्या करते हैं, देखिए मतलब यहाँ से आ गया मेरे पास HR से, यहाँ पे हार्ड वाटर डालें, ये CaCl2 डालें, यहाँ पर रिएक्शन हुआ, हमारे पास आ गया CaR2 PPT आ गया प्रेसिपिटेट। यहाँ पे एक फिल्टर पेपर लगा हुआ है, देखिए फिल्टर लिखा हुआ है, फिल्टर पेपर लगा हुआ है, यहाँ पे ऊपर में बैठ गया CaR2 और नीचे आ गया HCl, जिसके यहाँ पे कि पहले से ही H2O पड़ा हुआ है, साथ में पानी भी आएगा ना भाई। जब हार्ड वाटर का नहीं होता, हार्ड किसके कारण हुआ, सॉल्ट के कारण, पानी तो मेरे पास पहले से ही है, तो H2O प्लस HCl तो आएगा मेरे पास। अब देखिए H2O और HCl, तो HCl और यहाँ पे पानी आएगा, पानी तो फिर पास हो जाएगा, लेकिन जो HCl है ROH है, यहाँ पे H2O बन जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे RCl बन जाएगा, कि आगे दिखा दो। यहाँ पे देखिए HCl बना है और साथ में ROH बना, जो कि बेसिक जो HCl होगा, जहाँ पे मेरे पास जो बेसिक रेजिन बेड था, वहाँ पे ये यहाँ के रिएक्शन से कंबाइन करेगा और हमारे पास RaCl PPT बना देगा और H2O बना देगा। ठीक, देखिए अब फिर से आपको डायग्राम दिखाते हैं। देखिए पहले हम कोई भी सॉल्ट हार्ड वाटर डालें, हार्ड वाटर में पानी भी है, साथ में वह सॉल्ट है जो कि इसको हार्ड वाटर बना रहा है, तो पानी नीचे आ जाएगा। यहाँ पर जो सॉल्ट है CaCl2 मान लेते हैं, CaCl2 HR के साथ रिएक्शन करवाया, HR मतलब एसिडिक रेजिन है, इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, HCl बनेगा, CaR2 बनेगा। ठीक, तो CaR2 यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो गया, साथ में फिल्टर पेपर लगा हुआ है तो ऊपर ही बैठ जाएगा, HCl नीचे आ गया, पानी भी नीचे आ गया, यहाँ पे बेसिक रेजिन है, तो एसिड प्लस बेस, ये एसिड हो गया, यहाँ पे बेसिक है, तो HCl प्लस ROH तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा RCl बन जाएगा।
RCl कंबाइन करेगा और ये इधर H2O बन जाएगा। एसिड प्लस बेस बनता है तो क्या सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है ना। तो ये एसिड है, ये बेस है, तो सॉरी ये एसिड है, ये बेस है, कंबाइन करेगा तो वाटर बनेगा, साथ में सॉल्ट बनेगा जो कि प्रेसिपिटेट है। यहाँ भी फिल्टर पेपर लगा हुआ है, ये फिल्टर पेपर यहीं पर रह जाएगा और H2O मेरे पास बाहर आ जाएगा। तो H2O बाहर ये सॉफ्ट वाटर के रूप में बाहर आएगा। यहाँ से हम लेके पी पा के खा पी के ख़त्म करेंगे। अब देखिए, अगर किसी के दिमाग में सवाल आए कि अगर हम एसिडिक रेजिन जो है, एसिडिक रेजिन उसको नीचे रखें या बेसिक रेजिन को ऊपर रखें तो क्या होगा। नहीं भाई, हो तो सकता है कि मैं एसिडिक रेजिन को नीचे रख दें, बेसिक रेजिन को ऊपर रखें, तो पहले हार्ड वाटर बेसिक को पास करे तब एसिडिक को पास करे, तो अब क्या होगा उसे भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CaCl2 आया, यहाँ पे बेसिक है, ठीक। तो CaCl2 प्लस बेसिक, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, CaOH2 प्लस RCl2 बनेगा। तो RCl2 यहाँ पे पिपटी हो गया, पिटपिटा आ गया यहाँ पे बेचारा, प्रेसिपिटेट बन गया। वहाँ पे पहले कैल्शियम का प्रेसिपिटेट बना था, लेकिन यहाँ पे पहले क्लोरीन का प्रेसिपिटेट बन गया। और मेरे पास CaOH, मेरे पास क्या आ गया, एक बेस आ गया, साथ में पानी भी जाएगा। H2O प्लस बेस है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास एसिडिक रेजिन है। हम क्या हो रहे थे, यहाँ पे पहले बेस लेते हैं, यहाँ पर मेरा बेसिक है, यहाँ पे मेरा एसिडिक है, तो एसिडिक के पास आ गया। तो ये क्या है, ये बेस है, ये एसिड है, तो सॉल्ट बना देगा। तो सॉल्ट बनेगा तो क्या बनेगा मेरे पास, CaR2, देखिए CaOH2 प्लस RH, तो ये क्या बना दिया, CaR2 प्रेसिपिटेट और वाटर। फिर से यहाँ पे मेरे पास सॉफ्ट वाटर आ जाएगा, प्रेसिपिटेट हो गया। फिर यहाँ से बाहर निकाल के तुम लोग को पानी पीने के लिए हम बांट देंगे, पी लेना, खा लेना, उड़ा लेना। नहीं, ऐसे सेव वाटर सेव वर्ल्ड, हम भी इस बात पे भरोसा रखते हैं। तो इसी के साथ हाइड्रोजन का जो लेक्चर है, मतलब मेरे हिसाब से तो कंप्लीट हो जाता है। ऐसे NCERT बुक में देखिएगा तो आपको एक टॉपिक मिलेगा सीमेंट, और तो ऐसा कोई उतना मतलब कुछ हार्ड टॉपिक नहीं है, उसे आप खुद से रिवीजन कीजिए, समझ में आ जाएगा। उसमें बस वही दिया हुआ है कि सीमेंट कैसे बनता है, जिप्सम, लाइम, उसमें इतना % ये रहता है, 2% होना चाहिए, 5% होना चाहिए, मतलब यही सब दिया हुआ है उसमें सीमेंट में। इसका कंपोजिशन करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर पोर्टलैंड सीमेंट, ये सब दिया हुआ है। तो बस इसी के साथ वन फॉर ऑल ये लेक्चर कंप्लीट होता है हाइड्रोजन का। इसके साथ कोई भी दिक्कत होगा कमेंट कीजिए, मैं सभी कमेंट का मैं रिप्लाई करूँगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अभी इसके आगे और भी बहुत सारा वीडियो बनाने वाला हूँ। इसी कारण कि आपको जो आपके जो 11th के जो सिलेबस हैं उसमें कुछ कमी ना हो, और एग्ज़ाम टाइम भी अभी आने वाला है, तो आप एक शॉर्ट टाइम रिवीजन के लिए आप उसको देख सकते हैं, ठीक। तो लाइक एंड सब्सक्राइब और पढ़ते रहो, फोड़ते रहो।